हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं मोहित कुमार यादव एक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी पॉइंट पर। और आज हम यहां पर क्लास 9th की गणित में अध्याय संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.2 शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम 1.2 और 1.3 के कुछ सवाल करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं। सबसे पहले तो हमको यहाँ पर जानना होगा कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। लास्ट के वीडियो में मैंने शॉर्ट में बताया था कि अपरिमेय संख्या रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या आ जाती है तो उनको हम अपरिमेय संख्या के रूप में लेते हैं। अब अपरिमेय संख्याओं को थोड़ा सा डीपली जानते हैं तो अपरिमेय संख्या जो है वो एक प्रकार से दशमलव संख्याएं होती है। ठीक, दशमलव संख्याएं दो प्रकार की होती है। एक तो होती है शांत दशमलव और एक होती है अशांत दशमलव। शांत दशमलव जैसे कि हम बात कर रहे √5 आ जाए, √2 5 आ जाए, √2 आ जाए, इस प्रकार से जो संख्या होती है वो सभी शांत दशमलव के अंतर्गत आती है। अब अशांत दशमलव फिर से दो प्रकार की होती है। एक तो होती है आवर्ती और एक होती है अनावर्ती। आवर्ती और अनावर्ती। अब ये चीज क्या होती है, तो देखिए आवर्ती जो होती है उनको हम इस प्रकार से लेंगे कि रूट 0.3333 कुछ रिपीट होता है तो उसको हम बोलते हैं आवर्ती दशमलव, जिसमें 3 की आवृत्ति हो रही है, 3 बार बार आ रहा है तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार। या फिर हम ऐसे लिखें कि 0.35 35 तो इसको हम क्या लिखेंगे 0.35 के ऊपर बार। तो ये तो होता है आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती। अब अशांत अनावर्ती क्या होता है, जिसमें दशमलव के बाद संख्याएं अलग अलग आती हों, जैसे कि 5 7 2 3 5 5 3 5 4 2 1 9, इस प्रकार से संख्याएं जो हैं अलग अलग आ रही हैं। हमको नहीं पता है कि इसके बाद क्या संख्या आएगी, इसके बाद क्या संख्या आएगी, आने वाली संख्या का पता नहीं। यहाँ पर जो आवर्ती है इसमें पता है हमको कि अगली संख्या भी 3 ही आएगी। यहाँ पता है कि 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 3 आएगा, लेकिन इस जगह हमको पता नहीं चलता है कि अगली संख्या क्या आने वाली है। तो इसको हम बोलते हैं अनावर्ती, और यही जो प्रसार होता है अशांत अनावर्ती, यही कहलाता है अशांत अनावर्ती। यही दशमलव प्रसार क्या कहलाता है, अपरिमेय। गणना नहीं कर पा रहे हम इसकी, ठीक है, अपरिमेय संख्याएं इन्हीं को कहते हैं हम। तो ये कंसेप्ट मेरे ख्याल से आप लोगों के दिमाग में क्लियर हो चुका होगा। तो चलते हैं, अब शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.2। 1.2 में पहला सवाल हमको बोला है कि कथन जो दे रखे हैं उनमें सत्यता और असत्यता की जांच कीजिए, मतलब सत्य और असत्य बताइए। साथ ही कारण भी बताना है हमको अपने उत्तर का कि क्यों कथन सत्य है या क्यों कथन असत्य है। पहले कथन की बात करते हैं तो यहाँ पर पहले कथन में है प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। जी हाँ, बिल्कुल होती है, ये कथन सत्य है। अब क्यों है सत्य, उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारे पास में होती है वास्तविक संख्याएं, क्योंकि जितनी भी संख्याएं जो हम पढ़ते हैं वो सभी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती है। अब वास्तविक संख्याओं में हम कौन कौन सी संख्याएं पढ़ते हैं, तो भाज्य अभाज्य संख्या पढ़ते हैं हम, अभाज्य संख्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई, धनात्मक संख्याएं हो जाती हैं, ऋणात्मक संख्याएं भी आ जाती हैं, परिमेय संख्या भी आ जाती है, अपरिमेय भी आ जाती है वास्तविक के अंतर्गत, और साथ ही ऋणात्मक धनात्मक और बात करें तो प्राकृत संख्या आ जाती है। जो मैंने पिछले वीडियो में बताए थे सारी प्रकार, प्राकृत, पूर्णांक, वो सभी जो हैं इन वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आता है। तो इसमें परिमेय संख्या भी आ रहा है यहाँ पर। तो वास्तविक संख्या, सारी परिमेय संख्याएं एक वास्तविक संख्या के रूप में होती हैं, तो ये कथन इसीलिए सत्य है। दूसरे कथन की बात करते हैं, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है। संख्या रेखा की बात बोली है कि प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है। यहाँ m एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या यानी कि हमको कौन सी m की जगह कौन सी संख्या रखनी है, 1 2 3 4 और अनंत तक, यानी कि सभी धनात्मक संख्या है जिसमें जीरो को नहीं रखना है हमको। तो प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, ऐसा हमको बताया गया है। लेकिन हमने बात करी थी संख्या रेखा की,
तो बीचों बीच कौन सा बिंदु आता है? 0 आता है। बीचों बीच में 0 बिंदु आता है और 0 तो यहाँ पर काउंटेबल ही नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम इस कथन को क्या कहेंगे? असत्य कहेंगे। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो तीसरे पॉइंट में हमारे पास में है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अगर ये मैं सत्य बोलूं तो पहला वाला कथन असत्य हो जाएगा, इसलिए ये कथन क्या होगा? असत्य ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए सारी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय नहीं हो सकती। ये देख लीजिए वास्तविक के अंदर तो परिमेय आ रही। ऐसा हम कह सकते हैं कि ये तो है हमारा भारत और ये है हमारा राजस्थान। अपरिमेय संख्याओं को अगर हम राजस्थान माने और वास्तविक संख्याओं को हम भारत माने, इंडिया माने, तो क्या हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा भारत राजस्थान में आता है? ऐसा नहीं कह सकते ना, इसीलिए ये कथन क्या हो जाएगा? गलत। हाँ बिल्कुल, ये हम कह सकते हैं कि राजस्थान भारत के अंदर आता है, तो पहला कथन इसीलिए सत्य है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल यानी कि प्राकृत संख्याओं के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल? तो देखिए धनात्मक पूर्णांक में तो 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, 4 भी आता है, और इनका वर्गमूल निकालें। √1 का वर्गमूल, √2 का वर्गमूल, √3 का वर्गमूल, √4 का वर्गमूल। तो देखिए ये तो अपरिमेय हुआ, √2 और √3। लेकिन √1 का वर्गमूल 1 हो गया, √4 का वर्गमूल 2 हो गया, जो कि परिमेय संख्या हो गई। तो ये कथन क्या हो जाएगा यहाँ पर? असत्य हो जाएगा, यानी कि नहीं। हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर? नहीं। अब उसमें आगे फिर से बोला गया है कि यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि परिमेय संख्या है। तो ऐसा हमारा उदाहरण 4 ले सकते हैं हम, ऐसा उदाहरण हम 1 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके समझने के लिए इसको मैंने कराया है। वैसे इसको आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। अच्छा ठीक है, यहाँ पर हमारी 1.2 जो चैप्टर है यहीं तक होता है। अब हम 1.3 शुरू करते हैं, प्रश्नावली 1.3। देखिए प्रश्नावली 1.3 के अंतर्गत ये पहला सवाल है जिसमें बोला गया है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखना है और बताना है कि दशमलव प्रसार कैसा है। तो दशमलव प्रसार हमने बात करी थी, शांत होता है या फिर अशांत होता है, और अशांत में भी कैसा होता है? या तो होता है वो आवर्ती या होता है वो अनावर्ती। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन हमारे पास, या तो शांत हो जाएगा या अशांत आवर्ती होगा या अशांत अनावर्ती होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं 36/100 की। और हमें पता है कि जब बटे में 100, 1000, 10 इस प्रकार से संख्या आती है तो केवल 0 को काउंट करके ऊपर वाली संख्याएं पीछे से छोड़ते जाते हैं और पॉइंट लगा देते हैं। मतलब बटे में कितने 0 हैं? 2 0 हैं, तो ऊपर 2 संख्याएं छोड़ेंगे, और हमारे पास 2 संख्या है तो एक संख्या मैंने छोड़ी 6, फिर छोड़ी 3 और लगा दिया हमने दशमलव। दशमलव के आगे लगाते थे हम 0। तो ये हो गया हमारा दशमलव प्रसार। अब आप बता सकते हैं किस प्रकार का है ये? बिल्कुल ये शांत प्रकार का दशमलव है, तो हम यहाँ आके लिख देंगे शांत दशमलव प्रसार। फिर दूसरा देखते हैं। तो अब देखिए इसको निकालने के लिए हमको भाग लगाना पड़ेगा। हम भाग थोड़ा साइड में लगाते हैं यहाँ पर। तो 11 का हमको भाग लगाना है किसमें? 1 में। अब देखिए भाग तो 11 से डायरेक्ट 1 में लग नहीं सकता, तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ले लिया पॉइंट। और जैसे ही हमने पॉइंट लिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0। लेकिन अभी भी ये संख्या क्या है? 10 छोटा है 11 से, तो मैं यहाँ पर 1 0 लगाता हूँ तो यहाँ भी 1 0 बढ़ जाता है। अब हम भाग लगा सकते हैं, यहाँ पर 9 बार भाग लगा। 9 बार भाग लगने पर कितना आ जाएगा? 99। माइनस करेंगे तो फिर से क्या बचेगा? 1। अब देखिए फिर से 1 आ गया, मैं एक बार तक 0 ले सकता हूँ, फिर यहाँ पर वापस 0 लगाऊंगा तो फिर यहाँ 0 आएगा। फिर भाग कितनी बार लगेगा? 9 बार। तो फिर यहाँ पर आएगा 99 और भाग लग के कितना बचेगा? 1। फिर से वही रामायण, यानी कि ये 0 9 0 9 क्या है? कंटिन्यू हो रहा है। तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे 0.090909 और आगे इसको हम इसमें डैश डैश लगा के आगे हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 0.09 का बार। ठीक है, तो ये प्रसार कैसा हुआ है? आवर्ती दशमलव है। कैसा है ये? अशांत
आवर्ती दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये पता करके इन सवालों का आंसर देना होगा। आगे देखें हम यहाँ पर, तो अगला हमारे पास में यहाँ पर मिश्र भिन्न दे दिए, तो सबसे पहले तो हम इसको सरल भिन्न में बदलते हैं। तो किस प्रकार से करना होगा इसको हल? 8 को पहले 4 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 32, और 32 में फिर 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 33/8। अब हम 8 का भाग लगा सकते हैं, तो देखिए यहाँ 8, यहाँ आ जाएगा हमारे पास में 33। भाग लगाते हैं, हम भाग लगाएंगे तो ये जाएगा 8 चौक 32, बचेगा कितना? 1 बचेगा। फिर हम लगाते हैं पॉइंट, तो यहाँ आ जाएगा कितना? 0। और अब भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार। 8 एकम 8, तो ये हो गया 8। बचा कितना? अब फिर से 2 बचा। फिर एक बार तक तो 0 हम ले सकते हैं पॉइंट के बाद, तो यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं? 0। अब 8 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा? यहाँ पर 2 बार। तो कितना बचेगा? सॉरी, आएगा कितना? 16, और बचेगा यहाँ पर 4। 4 फिर से वही बात कि एक बार तक 0 हम ले सकते हैं, और यहाँ पर अब भाग चला जाएगा 5 बार। 8 पंजे होता है कितना? 40, और यहाँ पर बचेगा शेषफल 0। तो हमारे पास में दशमलव प्रसार ये प्राप्त हुआ हमको। ये हम लिख देते हैं इस जगह कर 4.125। अब ये जो दशमलव प्रसार आपको किस प्रकार का प्राप्त हो रहा है? शांत दशमलव प्रसार प्राप्त हो रहा है। तो ये हम यहाँ पर लिख देते हैं शांत दशमलव प्रसार। आगे देखें तो 3/13 है, इसमें भी भाग लगाकर हमको पता करना पड़ेगा किस प्रकार का ये है। तो 3 हम लिख देते हैं अंदर, 13 आ गया हमारे भाजक के रूप में। अब 3 में भाग जाएगा नहीं, तो पहला काम हमको दशमलव लगाना है, तो ये हो गया दशमलव। अब संख्या में भाग जा सकता है। 13 का भाग हम जब लगाते हैं 30 में, तो 2 बार जाएगा भाग, कितना प्राप्त हो जाएगा? 26। माइनस करेंगे तो बचेगा कितना? 4। अब एक बार तक 0 लगा सकते हैं। 13 तिया कितना होता है? 39 होता है, तो ये हम लिया है 39। घटाव कर देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 1 प्राप्त हो जाएगा। फिर से बात करें हम वापस, तो एक बार 0 लगा सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर भाग नहीं जा रहा है, तो मेरे को यहाँ भी एक बार 0 लगाना पड़ेगा और यहाँ भी एक बार 0 लगाना पड़ेगा। फिर भाग दें अब, तो ये कितनी बार जाएगा? 13 पंजे 65, 13 छंगे 78, 13 सत्ते 91, तो ये हो गया 91। और यहाँ भाग लगाएंगे हम तो कितना बचेगा हमारे पास में? 9। एक बार 0 ले सकते हैं। तो ये देखिए कितना आगे तक जा रहा है, ये हर बार संख्या अलग अलग आ रही है। और आगे तक ट्राई कर लेते हैं इसको हम। 13 छंग 78, तो ये हुआ 78। अब हमारे पास कितना बच रहा है? यहाँ 12 बच रहा है। फिर एक बार 0 आ गया, 120 हो गया। तो ये देखिए अब संख्या क्या है? अलग अलग आती जा रही है। तो ये प्रसार कैसा प्राप्त हो रहा है हमको? ये प्रसार जो प्राप्त हो रहा है हमको, ये अशांत अनावर्ती प्राप्त हो रहा है, और यही अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ये प्रसार कैसा होगा? अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इन सवालों को हल करना होगा। चलिए आगे देखें अब। तो ये जो 2 सवाल हैं आपके लिए मैंने दिए हैं, इन 2 सवालों को आप सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर इनके बताइए कि ये अशांत आवर्ती है, शांत है, किस प्रकार का ये दशमलव प्रसार है। तो ये आपके लिए होमवर्क के तौर पर रखे हैं मैंने 2 सवाल। कमेंट बॉक्स में ज़रूर इनका आंसर मुझे दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि क्या आप जानते हैं कि 1.7 का जो दशमलव प्रसार है वो इस प्रकार का है? 0.142857। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, लंबा भाग हमको नहीं देना है, जैसा कि हम पिछले जो क्वेश्चन थे उनमें कर रहे थे। यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा? यदि हाँ तो किस प्रकार से? तो देखिए हमको क्या दिया है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। कि दिया है 1.7 बराबर 0.142857, और इसी प्रकार से आगे मैं बार हटा रहा हूँ क्योंकि इसी प्रकार से हमको आगे प्राप्त होगा ही। तो ये हमको 1.7 का प्रसार दिया हुआ है। अब हमको निकालना है 2/7।
2/7 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 इंटू 1/7। अब 1/7 का मान कितना है तो ऊपर से रख देते हैं 2 इंटू 0.142857। अब गुणा कर लेते हैं सिंपली। तो देखिए 2 से 7 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा कितना 14। हासिल किसके ऊपर आ जाएगी 5 के ऊपर 1 हासिल आ जाएगी। 2 का जब 5 से गुणा करेंगे 10, 10 और 1 हासिल जोड़ी तो कितना हो जाएगा 11। फिर यहाँ पर 1 हासिल आ जाएगी। फिर 2 का 8 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 16, 16 में 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 17। फिर 2 के ऊपर हासिल 1 आ जाएगी। फिर 2 का 2 से गुणा करा 4 और 1 जुड़ के हो गया यहाँ पर 5। 2 का 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8 और 2 का 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2। और आगे 0 दशमलव इस प्रकार से और पीछे हम दशमलव को इसी प्रकार से आगे बढ़ा देंगे। तो ये हमको बिना भाग दिए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हमको आंसर 2/7 का दशमलव प्रसार प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से हम 3/7 का भी ज्ञात करेंगे, इसी प्रकार से 4/7 का भी, 5/7 का भी और 6/7 का भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल करके आपको बता दिया है। बाकी के सवाल जो है आप आगे सॉल्व कर सकते हैं इसी प्रकार से। ठीक है, तो इनके भी आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। 3/7 का आंसर क्या होगा, 4/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा, 5/7 और 6/7 का भी आंसर क्या होगा। अब ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। क्या बोला गया है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0 के, यानी कि Q 0 नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमारे पास में जो दिया है उसको लिख देते हैं। हमारे पास में दिया क्या है, दिया है, अब ये जो दिया है 0.6 के ऊपर बार, यानी कि 6 रिपीट होगा। इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ ना, 6 इस प्रकार से। तो जो दिया है उसको हम मान लेते हैं कि ये x के बराबर है। काम करते हैं, इसको माना कर देते हैं, हम मान लेते हैं इसको। माना x बराबर 0.66 और इस प्रकार से आगे। अब मेरे पास में यहाँ पर कितनी संख्याएं रिपीट हो रही हैं, केवल एक। तो यहाँ पर हम इस समीकरण में, इस समीकरण को मैं एक समीकरण एक नाम दे देता हूँ। तो इसमें मुझे 10 का गुणा करना होगा क्योंकि एक संख्या रिपीट हो रही है। अगर दो संख्याएं रिपीट होती तो मैं 100 का गुणा करता, यानी कि एक के पीछे उतने जीरो लगा देने हैं आपको जितनी संख्या रिपीट हो रही हो। तो यहाँ पर 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ लिखेंगे समीकरण एक में 10 का गुणा करने पर, 10 का गुणा करने पर। अब यहाँ पर 10 का गुणा करेंगे, जब इस तरफ 10 का गुणा x से होगा तो कितना हो जाएगा 10x, बराबर की जगह क्या हो जाएगा बराबर। और जब 10 का गुणा यहाँ करेंगे तो देखिए इसको थोड़ा सा साइड में मैं समझा देता हूँ कि 6.666 इस प्रकार से अगर कोई हमको संख्या होती है और उसमें हमको 10 का गुणा करना होता है तो ये जो एक संख्या है वो आगे आ जाती है और ये दशमलव पीछे हो जाता है, यानी कि आंसर क्या हो जाता है हमारे पास में 66.6 हो जाता है। जो कि 6.66 था वो 66.6 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक 6 आगे आ जाएगा। तो ये एक 6 आगे आ गया, पीछे 2 6 थे तो हमने 2 ही लगा दिए क्योंकि अनंत है हमारे पास, कितने भी ले सकते हैं। तो जितने यहाँ हो उतने ही यहाँ लिख दो। ये हमारे पास में समीकरण नंबर 2 आ जाती है। इस रफ को मिटा देते हैं जो रफ में हमने किया है ये काम। अब देखिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाते हैं हम, तो यहाँ हम लिखते हैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर। अब हम यहाँ पर समीकरण 2 में से एक समीकरण घटाएं तो ये हो जाएगा 10x माइनस का x बराबर में, यहाँ पर हमारे पास में क्या है 6.66 माइनस 0.666। यहाँ पर 10x में से एक x माइनस होगा तो कितना बचेगा 9x बचेगा। यहाँ पर हमारे पास में 6.6666 में से 0.666 माइनस होगा तो उसको मैं इधर हल कर देता हूँ 6.66 और 0.66 आगे तक, और हमको करना है माइनस। तो देखिए यहाँ 6 में से 6 गया 0,
यहाँ भी 6 में से 6 चला गया तो फिर से 0, दशमलव, यहाँ दशमलव, 6 में से कुछ नहीं गया यानी कि 0 गया तो कितना बचेगा 6। दशमलव के बाद सभी 0 हैं तो इनको हम हटा सकते हैं। तो आंसर क्या हो रहा है हमारे पास में यहाँ पर 6। तो ये हमने लिख दिया 6। अब देखें तो इस 9 को हम पक्षांतरण कर सकते हैं। तो 9 कहाँ जाएगा 6 के बटा में, और अब ये दोनों ही 3 के पहाड़े से कटते हैं, ये 2 बार कटता है और ये कितनी बार कटता है 3 बार। तो हमको ये p बटा q के रूप में x की वैल्यू प्राप्त हो जाती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसलिए 0.6 का बार किसके बराबर होगा 2/3 के बराबर, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर इस पर्टिकुलर सवाल के लिए हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से इसको रिवाइंड करके देख लें आप। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में दिया हुआ है 0.4 7 के ऊपर बार। यहाँ देखिए केवल 7 के ऊपर बार है। इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ मैं 0.4777 इसी प्रकार से। तो यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे। मान लेते हैं, माना कि x इज इक्वल टू 0.477 दो बार तक रख लेते हैं और इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। फिर हमारे पास में यहाँ देखिए जाए तो केवल एक संख्या रिपीट हो रही है यानी कि 10 का गुणा करना है। तो 10 का गुणा समीकरण 1 में करने पर, 10 का गुणा करने पर यहाँ हमको प्राप्त हो जाएगा 10x, और इस तरफ देखिए ये 4 जो है उठकर चले जाएगा आगे, तो ये ऐसा प्राप्त होगा हमको 4.777। अब देखिए यहाँ पॉइंट के बाद कितनी संख्या थी 1 2 3, तो मैंने यहाँ 3 संख्या ले ली और बाकी लगा देता हूँ मैं डॉट। तो ये हमारे पास में समीकरण 2 आ गई। फिर हमें क्या करना होता है, समीकरण 2 में से 1 माइनस करना होता है। तो समीकरण 2 में से, ये समीकरण 2 है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, अब देखिए समीकरण 2 यानी कि ये 10x, तो ये लिख देता हूं मैं 10x। समीकरण 1 में क्या है इधर x है तो माइनस में लिख दिया मैंने x, बराबर की जगह बराबर, इस तरफ आ जाएगा 4.777 और इस तरफ आ जाएगा माइनस में 0.477। घटाव करें तो इधर हमको मिलता है 9x और इधर हमको घटाव करनी है, तो मैं यहाँ पर घटाव करके बता देता हूँ आपको। इस प्रकार से ये घटाव होगी 477। देखिए 7 में से 7 गया 0, इसके पीछे जितने भी हों सब 0 हो जाएंगे। यहाँ पर भी 7 में से 7 गया तो 0, 7 में से यहाँ पर 4 गया तो कितना बचेगा 3, दशमलव की जगह दशमलव और 4 की जगह 4, माइनस करने पर हमको कितना प्राप्त हुआ है यहाँ पर 4.3, 4.3 यहाँ पर हमको मिला है। अब x की वैल्यू फाइंड करें तो ये 4.3/9 हो जाएगा, और जब ये दशमलव हटाते हैं तो बटे में क्या आ जाता है 0, तो ये हो जाएगा 43/90। क्या ये दोनों आपस में कटते हैं 3 के पहाड़े से, तो बिल्कुल नहीं कटते हैं। तो ये ही आपका जो है आंसर हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसलिए 0.47 के ऊपर बार इसका आंसर क्या होगा 43/90, और यही हमारा इस पर्टिकुलर सवाल के लिए क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आज के सेशन को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक ज़रूर आप कर सकते हैं। ये मेरा चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, और ये मेरे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जहां आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर भी प्राप्त होते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।